नमस्कार दोस्तों, बीएम इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज फिर एक बेहतरीन और जानदार लेक्चर में आपका स्वागत है, जो कि चैप्टर का नाम था हमारा जैव प्रक्रम। इससे पहले हम लोगों ने 3 लेक्चर अभी तक जबरदस्त तरीके से बोर्ड एग्जाम के टॉपिक के थ्रू रिकॉर्ड किए। अब ये हमारा चौथा लेक्चर है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हर सारे एक टॉपिक बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन से कनेक्टेड हैं, ताकि आप बोर्ड एग्जाम के जितने भी रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं इन्हीं टॉपिक में हम लोग कवर कर लेंगे। इसीलिए बने रहिए वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक, इससे पहले बहुत सारी चीजें हो चुकी। अब हमारा अगला टॉपिक आता है जिसका नाम है श्वसन अंग। श्वसन अंग की सब लोग इंग्लिश जानते होंगे, इसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। श्वसन अंग जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि श्वसन क्या होता है, सिंपल वे में, क्योंकि डिफिनेशन तो कभी पूछता नहीं है, 10th में डिफिनेशन कभी नहीं आती। लेकिन हम लोग ये चेक कर लेते हैं कि श्वसन एक्चुअली होता क्या है। सिंपल सी बात ध्यान रखना, जो वातावरण की शुद्ध वायु होती है वो नाक द्वारा फेफड़ों तक पहुंचने की प्रक्रिया को ही बोल देते हैं श्वसन। बस इतनी सी बात है। यानी वातावरण की शुद्ध वायु नाक द्वारा फेफड़े तक पहुंचने की प्रक्रिया को श्वसन बोलते हैं। अब अच्छा, इसमें देखो क्या होता है। श्वसन अंग कौन कौन से होते हैं? श्वसन अंग में सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, खोल लो इसको। अब श्वसन अंग में क्या क्या होता है, सिंपल सी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो, मनुष्य में नसिका छिद्र होता है, यानी नाक का छिद्र। फिर एक स्वर यंत्र होता है, जहां से हम लोग बोलते हैं, एक स्वर यंत्र होता है। तीसरा होता है श्वास नली, जिसके द्वारा सांस अंदर और बाहर निकल रही, उसको श्वास नली बोलते हैं। तीसरा पॉइंट ब्रोकाई होता है। चौथा पॉइंट फेफड़े। इन सारे ऑर्गन्स से मिलकर ही बना होता है श्वसन अंग। ये सारे श्वसन अंग बनाते हैं। आई बात समझ में? यानी कि एक तो नसिका छिद्र हो जाएगा, दूसरा स्वर यंत्र हो जाएगा, तीसरा श्वास नली हो जाएगी, चौथा ब्रोकाई हो जाएगा और पांचवा फेफड़ा। ये अंग मिलकर ही श्वसन अंग का निर्माण करते हैं। तब हम एक पूर्णतया कह सकते हैं कि एक श्वसन अंग है। बाकी मानव का श्वसन मार्ग एक्चुअली क्या होता है, तो हमेशा ध्यान रखना, जब मानव श्वास लेता है तो वायु जिस मार्ग का अनुसरण करती है, अनुसरण का मतलब होता है जिस मार्ग से जाती है और आती है। तो जब मानव श्वास करता है या सांस लेता है, तो जिस मार्ग से वायु का अनुसरण होता है, यानी वायु ऊपर जाती है नीचे आती है, उसी को हम बोल देते हैं मानव का श्वसन मार्ग। श्वसन मार्ग से ही पता चल रहा होगा जिस तरफ से सांस जाएगी और वापस आएगी। अब एक एक पॉइंट डिस्कस करते हैं, जैसे कि श्वसन मार्ग के कितने भाग होते हैं, यानी जब हम लोग श्वास लेते हैं तो ऐसे कौन कौन सी जगह है, कौन कौन से प्लेस हैं, कौन से ऐसे मार्ग हैं जहां से ये इन टोटल सांस हमारी वायु अंदर प्रवेश करती है। जैसे कि सबसे पहले जब हम लोग सांस लेते हैं तो जाती है नसिका छिद्र से। नसिका छिद्र से जो ये होते हैं इनको नसिका छिद्र बोलते हैं। दूसरा पहुंचती है ग्रसनी में। तीसरा पहुंचती है स्वर यंत्र में, जिससे हम लोग बोलते हैं, इसी को स्वर यंत्र बोलते हैं। यहां पे तीसरी कंडीशन। फिर पहुंचती है श्वास नली में, जो कि ये पूरी लंबी नुमाइये वाली संरचना बनी होती है, इसको श्वास नली बोलते हैं। पांचवा होता है ब्रोकाई में पहुंचेगी, ब्रोकाई को श्वसनी बोलते हैं। फिर ब्रोकियोल्स बोलते हैं इसके अगले में, इसको श्वसनिका बोलते हैं। श्वसनिका, इसमें श्वास निकलती भी है, इसी ध्यान रखना। और सातवां, अभी एक एक पॉइंट डिस्कस करेंगे, फिर नंबरिंग समझो सिर्फ। सातवां होता है वायु कोश, जहां वायु ग्रहण मतलब अपने थोड़े समय तक रुकती है, वायु कोश उसको बोलते हैं। फिर फेफड़ों में जाएगी, फिर पूरे शरीर के रक्त में, फिर रक्त के बाद कोशिकाओं में। इतना सारा कुछ होता है। यानी सबसे पहले नसिका छिद्र में, दूसरा ग्रसनी में, तीसरा स्वर यंत्र में, चौथा श्वास नली में, फिर ब्रोकाई में, फिर ब्रोकियोल्स में, फिर वायु कोश में, फिर फेफड़े में, फिर कोशिकाओं में। यानी एंड पार्ट होता है कोशिकाओं में। देखो, एक सिंपल सी बात है, जब भी हम लोग सांस लेते हैं तो सबसे पहले सांस नाक में जाएगी, सिंपल सी बात है। फिर ये जितने सारे मार्ग है इसमें होते हुए सांस जाती है हमारी कोशिकाओं में। जब कोशिकाओं में ऑक्सीजन पहुंचती तभी कोई ना कोई ऊर्जा का निर्माण होता है। अब कितने ऊर्जा का निर्माण होता है डिपेंड करता है आप किस प्रकार का भोजन करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने बहुत ज्यादा हैवी
कार्बोहाइड्रेट का भोजन किया तो जाहिर सी बात है उस कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज ज्यादा बनेगा। जब कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज ज्यादा बनेगा तो ऑक्सीजन की खपत भी ज्यादा होगी। जब ऑक्सीजन की खपत ज्यादा होगी तो जाहिर सी बात है जिस सेल्स में वो ऑक्सीजन और ग्लूकोज पहुंचेगा उस सेल्स में बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी, यानी वो शरीर ज्यादा फुर्तीला और ज्यादा स्ट्रांग होगा। आई बात समझ में? अब देखो, अब हम ये अंगों के बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि कहां कहां जो है इसमें ये, फिर इससे ये, फिर इससे ये, मतलब इसी तरीके से पैरेलल इनटू पैरेलल चलती रहती है। अब देखो श्वसन की प्रक्रिया क्या होती है, हमने अभी बताया था वातावरण की शुद्ध वायु नाक द्वारा फेफड़ों तक पहुंचने की क्रिया को श्वसन की प्रक्रिया बोलते हैं। इस प्रक्रिया में क्या होता है, हम लोग जैसे हमने खाना खाया, हमने भोजन किया है तो वहां से हमको मिलेगा ग्लूकोज। क्या मिलेगा? एक तो ग्लूकोज मिलेगा। अब वहां से ग्लूकोज बनेगा, बाद में हमने क्या डाल दिया ऊपर से? ऑक्सीजन, यानी दूसरा जुड़ गई इसमें ऑक्सीजन। जब ग्लूकोज और ऑक्सीजन का निर्माण होता है, यानी जैसे ही ग्लूकोज और ऑक्सीजन आपस में मिलेगी तो एक गैस बनती है जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा हमारे अंदर बनता है जल, और तीसरी एक और चीज बनती है जिसका नाम है ऊर्जा। अब कितने एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट की ऊर्जा, यानी कितने एटीपी की ऊर्जा? तो लगभग 38 एटीपी का निर्माण होता है। जब भी हम एक राउंड ऑक्सीजन का लेते हैं तो जैसे ही ऑक्सीजन अंदर जाती है, खाया हुआ भोजन से निकलता है ग्लूकोज, ऑक्सीजन और ग्लूकोज आपस में मिल जाती है, फिर मिलने के बाद एक कोशिका में पहुंचती है। उसी कोशिका में तुम्हारा एक बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा बनेगा जल, तीसरी बनेगी ऊर्जा। कितने ऊर्जा? लगभग 38 एटीपी का निर्माण होता है। कितने एटीपी का निर्माण? 38 एटीपी का। अगर इसे कैलोरी, 1 किलो कैलोरी में डिस्कस करोगे तो 673 किलो कैलोरी ऊर्जा हर एक ओटी पे 1 राउंड रेस्पिरेशन की क्रिया में उत्सर्जित होती है। कहां होती है? कोशिका का हिस्सा एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में एक क्रेब्स साइकिल होती है। जब हमारी ऑक्सीजन और ग्लूकोज उस क्रेब्स साइकिल में राउंड करता है तब 38 एटीपी का निर्माण होता है, यानी 673 किलो कैलोरी ऊर्जा का निर्माण होता है। ये बहुत डीप बात है, बाकी तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में, तुम्हारे क्लास में सिर्फ इतना दिया हुआ है तो सिर्फ इतनी ही बात करते हैं। तो ये समीकरण ध्यान रखना, एक हमें ग्लूकोज मिलेगा, दूसरा हम ऑक्सीजन लेते हैं, साथ में मिलेगा एक कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, जल मिलेगा और 38 एटीपी का निर्माण होगा। बस बहुविकल्पी में क्वेश्चन यहां से बनेगा, एटीपी का फुल फॉर्म एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब बात कर लेते हैं कि श्वसन क्या होता है। सबसे पहली बात, श्वसन का पहला काम होता है भोजन। अब भोजन में जाहिर सी बात है दो चीजें मिलेंगी, एक तो ग्लूकोज मिलेगा या कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। और कक्षा 6 या 7 में आपने पढ़ रखा होगा कि कार्बोहाइड्रेट हमेशा कन्वर्ट होता है एनर्जी में। इसमें कन्वर्ट होता है एनर्जी में। तो भोजन में दो चीजें हैं, एक कार्बोहाइड्रेट होगा या ग्लूकोज होगा। तो श्वसन जब हम सांस लेते हैं तो वही कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, यानी ऑक्सीजन उसके साथ मिलती है, उसी को बोलते हैं ऑक्सीकरण हुआ है। ठीक है, यानी ग्लूकोज, सीधी सादी बात है, अगर हम लिख दें यहां ग्लूकोज या यहां लिख दें कार्बोहाइड्रेट, अब ये जाहिर सी बात है दोनों चीजें किसमें उपस्थित हैं साहब? ये उपस्थित है भोजन में। ये उपस्थित है कहां? भोजन से। भोजन से हमें ग्लूकोज मिलता है और कार्बोहाइड्रेट मिलता है। जैसे ही इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ेगी, जैसे ही हम लोग सांस लेते हैं तो जाहिर सी बात है अंदर बने हुए ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट में ऑक्सीजन मिलेगी। ऑक्सीजन का मिलना ही क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। ऑक्सीकरण कहलाता है। सिंपल सी बात समझ में आ रही? यानी सबसे पहले श्वसन में क्या होता है? तो श्वसन में सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, यानी कि उसमें ऑक्सीजन जुड़ जाती है। दूसरा पॉइंट है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन की सहायता से ऊर्जा उत्पन्न होती है। जब भी ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलेंगे फिर उनसे एक नई ऊर्जा बनेगी। अब कितने एटीपी की बनती है? कभी कभी 38 एटीपी की। कोई क्लियर अमाउंट ये नहीं है कि इतना ही बनेगी, डिपेंड अपॉन योर फूड। अगर आपका भोजन जैसा है, जितने पावर का है, जितनी ऑक्सीजन आप ले पा रहे हैं। अब पता चला एक ऐसा शहर है जिसमें AQI
900, दिल्ली का AQI लगभग 950 है, तो जाहिर सी बात है वहां ऑक्सीजन की मात्रा कम है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है। तो जहां कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होगी वहां अगर खड़े होकर तुम सांस लोगे तो जाहिर सी बात है सांस पूरी तरीके से ऑक्सीजन अंदर नहीं पहुंचेगी। जब पूरी तरीके से ऑक्सीजन अंदर नहीं पहुंचेगी तो जाहिर सी बात है आपके भोजन में ऑक्सीजन अच्छी तरीके से नहीं मिलेगी। जब ऑक्सीजन अच्छी तरीके से नहीं मिलेगी तो भोजन और ग्लूकोज के कंबाइन से जो ऊर्जा बनती है वो पूरी तरीके से ऊर्जा नहीं बनेगी। तो जाहिर सी बात अपने इधर का जहां नॉर्मल बढ़िया वातावरण होता है वहां AQI कम से कम 69 होता है, यानी 69 होता है, कभी कभी 30 होता है, कभी कभी 35 होता है। तो यहां तो हम लोग भोजन बहुत अच्छी तरीके से पचा सकते हैं, श्वसन की प्रक्रिया से उससे ऊर्जा बना सकते हैं और अपना शरीर को स्ट्रांग कर सकते हैं। बाकी ये बात ध्यान रखना, भोजन का ऑक्सीकरण होता है, ठीक है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन की सहायता से क्या बनती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है, ठीक है। तीसरा पॉइंट, इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन का ग्रहण होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। यानी श्वसन की प्रक्रिया में हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। कहां से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगी, सिंपल सी बात है, ऑक्सीजन हमने सांस ली, ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन मिलकर गई कोशिका के पास। अब कोशिका ने दो चीजें बनाई, एक तो उससे ऊर्जा बनाएगी, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगी, तीसरा जल बनाएगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड उसी रास्ते से दोबारा वापस आ जाती है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि श्वसन की प्रक्रिया में ऑक्सीजन का ग्रहण होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट होता है, रक्त द्वारा ऑक्सीजन शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचती है। रक्त ही एक ऐसा है जो हमारी ऑक्सीजन को सभी कोशिकाओं तक पहुंचाती है। जाहिर सी बात है पूरा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है। जब पूरा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है तो जाहिर सी बात है जहां कोशिकाएं होंगी वहां खून होगा, और जहां खून होगा वहां ऑक्सीजन पहुंच जाएगी, जहां ऑक्सीजन पहुंच जाएगी वहां कोशिकाएं होंगी, और जहां कोशिकाएं होंगी वहां कोई ना कोई अंग होगा। यानी ऑल ओवर कहने का मतलब है जब हम सांस लेते हैं तो हमारे सारे अंगों में वो ऑक्सीजन पहुंचती है, या दूसरी भाषा में कह सकते हो सारी कोशिकाओं में वो ऑक्सीजन पहुंचती है। तो ये सिंपल श्वसन की प्रक्रिया है। बस दो चार चीजें ध्यान रखनी है, नीचे वाली चार चीजें, कि हमेशा श्वसन की प्रक्रिया में कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, यानी ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट के साथ ऑक्सीजन जुड़ती है। तीसरा पॉइंट है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन की सहायता से ऊर्जा उत्पन्न होती है। तीसरा पॉइंट है, इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन का ग्रहण तथा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। और चौथा पॉइंट है, रक्त द्वारा ऑक्सीजन शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचती है। अब अगला पॉइंट क्या है, श्वसन कितने प्रकार क्या होता है। देखो सबसे पहले श्वसन दो प्रकार का होता है। नंबर एक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में लिख लो, 2000% आना ही आना है। ऑक्सी श्वसन तथा अनॉक्सी श्वसन में अंतर लिखिए। देखिए, एक होता है ऑक्सी श्वसन, दूसरा होता है अनॉक्सी श्वसन। अब ऑक्सी श्वसन क्या होता है, इसको बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, इसको बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। अच्छा, एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है ये भी डिस्कस करेंगे। दूसरा पार्ट होता है अनॉक्सी श्वसन, दूसरा पार्ट होता है एनॉक्सी श्वसन, यानी एनारोबिक रिएक्शन। दो टाइप के रिएक्शन नहीं, रेस्पिरेशन, दो टाइप के श्वसन होते हैं। नंबर एक ऑक्सी श्वसन, दूसरा अनॉक्सी श्वसन। चलो डिस्कस करते हैं। अब ऑक्सी श्वसन क्या होता है, सिंपल सी बात ध्यान रखना, जहां ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा है, यानी सारा काम ऑक्सीजन के थ्रू हो रहा है, वहां ऑक्सी श्वसन हो जाएगा। जैसे कि जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन का पूर्ण यानी कि पूरी तरीके से ऑक्सीकरण होता है। कहानी समझ पा रहे हो, यानी जब हमने भोजन किया और ऑक्सीजन लिया तो हमें पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिली और भोजन के साथ मिली, तो भोजन का पाचन पूरी तरीके से हुआ, यानी भोजन का ऑक्सीकरण पूरी तरीके से हुआ, यानी जितनी ऑक्सीजन भोजन को मिलनी चाहिए थी उतनी मिली। इसलिए लिखा है जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, यानी पूरे तरीके से ऑक्सीजन जुड़ती है तथा अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। अब जाहिर सी बात अभी हम बता रहे थे, जितना ज्यादा ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ मिलेगी उतना ज्यादा ही ऊर्जा बनेगी।
तो उसे ही क्या बोलते हैं, तो इसे ऑक्सी श्वसन बोलते हैं। यहां मतलब सिंपल सी बात है, जब ग्लूकोज से ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है तब ज्यादा ऊर्जा बनती है, जब ज्यादा ऊर्जा बनती है उसी को हम बोल देते हैं यहाँ ऑक्सी श्वसन हुआ। जैसे कि मनुष्य में, मनुष्य खाना खाएगा उसे ऑक्सीजन मिलेगी, ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन मिली, ज्यादा ऊर्जा बनाएगी, ऑक्सी श्वसन। गाय में भी ऑक्सी श्वसन होता है, कुत्ते में भी होता है, बिल्ली में होता है और बहुत सारे पौधों में भी होता है। बहुत सारे, ना कि सब, बहुत सारे पौधों में होता है, ज्यादा से ज्यादा। अब इसकी विशेषताएं क्या होती? ऑक्सी श्वसन की पहली विशेषता क्या है? ऑक्सीजन की ज्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है, बस ये बात ध्यान रखना, पहला पॉइंट। ऑक्सी श्वसन में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होना चाहिए। तीसरा, इसमें अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। ध्यान रखना, जब भी ज्यादा ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ मिलेगी तो हमेशा अधिक ऊर्जा उत्पन्न होगी। तीसरा पॉइंट है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। दो चीजें तो बनेंगी ही बनेगी, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा जल, और तीसरा ज्यादा मात्रा में ऊर्जा बनेगी। तो बस इतनी सी बात ध्यान रखना। किताब में, कई सारी किताबों में प्रिंटेड है कि जहां ऑक्सीजन उपस्थित होती है वहां ऑक्सी श्वसन होता है, वो सारा कुछ गलत दिया हुआ है। ठीक है, समझ रहे हो चांदनी? क्या पढ़ा था तुमने? यही पढ़ा था? क्या पढ़ाया गया था बताओ? ऑक्सी श्वसन में क्या पढ़ाया गया था? पता नहीं। अच्छा, तो जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है तो वहां अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो जहां अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है वहां ऑक्सी श्वसन होता है। चलो अब अनाक्सी श्वसन की बात करते हैं। किसी ने लिखा था कि अनाक्सी श्वसन में ऑक्सीजन मिलती ही नहीं। भाई, अनाक्सी श्वसन में ऑक्सीजन मिलेगी लेकिन भरपूर मात्रा में नहीं मिलेगी, कम से कम ऑक्सीजन मिलती है। जैसे कि देखो क्या लिखा, जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भोजन का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है, यानी जितनी ऑक्सीजन चाहिए थी उतनी ऑक्सीजन नहीं मिली, तब भोजन का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है, यानी पूरी तरीके से उसमें ऑक्सीजन नहीं जुड़ती है, तथा कम ऊर्जा बनती है। जाहिर सी बात है, जब ग्लूकोज के साथ कम ऑक्सीजन जुड़ेगी तो कम ही ऊर्जा बनेगी। जब कम ऊर्जा बनती है तो इस प्रक्रिया को अनाक्सी श्वसन बोलते हैं, जहां ऑक्सीजन पूरी तरीके से उपस्थित नहीं होता है। हमने श्वास ली, कम श्वास ली, हमारे भोजन को अगर कम ऑक्सीजन मिली तो जाहिर सी बात है वहां अनाक्सी श्वसन होगा। क्यों? क्योंकि वहां कम ऊर्जा बनेगी। जैसे कि ईस्ट में अनाक्सी श्वसन द्वारा अल्कोहल तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। ये पॉइंट ध्यान रखना, जो ईस्ट होता है उसमें अनाक्सी श्वसन होता है, वहां ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, इसीलिए वो ज्यादा बनाता है। एक तो अल्कोहल बना देगा, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। तीसरा, मनुष्य की मांसपेशियां तेज दौड़ने या अधिक व्यायाम करने पर मांसपेशियों को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलती। जैसे कि तुम भाग रहे हो, बहुत जल्दी जल्दी दौड़ रहे हो, तब जाहिर सी बात है तुम्हारी मांसपेशियों को, भाई जाहिर सी बात, अगर कोई व्यक्ति दौड़ रहा है तो पूरा मतलब जो है पूरी तरीके से श्वास नहीं लेता है, आधी श्वास लेता है। जब आधी आधी श्वास लेता है तो जाहिर सी बात है उसे थोड़ी थोड़ी ऑक्सीजन मिलेगी। जब थोड़ी थोड़ी ऑक्सीजन मिलेगी तब ऐसी स्थिति में अनाक्सी श्वसन होता है, क्योंकि जहां ऑक्सीजन की कमी वहां अनाक्सी श्वसन। जब ऑक्सीजन की कमी आएगी तो जिससे एक उसकी हड्डियों में एक अम्ल बनेगा, उसके ब्लड में एक अम्ल बनेगा जिसका नाम है लैक्टिक अम्ल। और लैक्टिक अम्ल जैसे ही वो रुकता है, जैसे कोई रनिंग कर रहा है, भागता चला जा रहा है, भागता चला जा रहा है, और सांस, भाई एक सांस होती है पूरी सांस अंदर तक लो फिर छोड़ो, एक होती है भागते वक्त थोड़ी ली फिर छोड़ी, थोड़ी ली फिर छोड़ी, तब क्या होगा, फिर उसकी मांसपेशियों को जो है पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। जब उनकी मांसपेशियों को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो वहां अनाक्सी श्वसन हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन कम मिली। जब अनाक्सी श्वसन होता है वहां जैसे ही वो रुकेगा तब उसकी मांसपेशियों में एक एसिड बनेगा जिसका नाम है लैक्टिक एसिड, ब्लड में बनता है ये। जैसे ही लैक्टिक एसिड बनेगा तो उसकी तुरंत मांसपेशियों में दर्द होने लगेगा और ऐंठन होने लगेगी। आई बात समझ में? किताब में लिखा है कि मांसपेशियां अनाक्सी श्वसन करती हैं, मांसपेशियां कभी अनाक्सी श्वसन नहीं करती। मांसपेशियों को जो है ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलती है, इसीलिए उसमें एक एसिड बनता है जिसका नाम है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड ही मांसपेशियों में दर्द और पैरों का ऐंठना,
हाथों का ऐंठना यानी ऐंठन जैसी समस्याएं उत्पन्न होती। विशेषताएं क्या है? ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती यानी कम पड़ती है, होती तो है लेकिन कम होती है। दूसरा, इसमें कम ऊर्जा प्राप्त होती है और भोजन का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। अपूर्ण ऑक्सीकरण यानी पूरी तरीके से भोजन में ऑक्सीजन नहीं जुड़ती। हेलो हेलो। हाँ, हो रहा है ना? बस काम हो रहा है थोड़ा, ठीक है, ठीक ठीक। तो बस इसमें ध्यान रखना कि अनाक्षी शोषण में हमेशा ऑक्सीजन की कमी होती है, कम ऊर्जा का निर्माण होता है और भोजन का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। इतना भी अगर आप बोर्ड में लिखेंगे तो पूरे के पूरे आपको नंबर मिलेंगे। बाकी ये दो चीजें ध्यान रखना, एक ईस्ट में जब अनाक्षी शोषण होता है तो वो एल्कोहल बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड अधिक मात्रा में बनाता है। मनुष्य की मांसपेशियों में क्या होता है, जब व्यक्ति ज्यादा समय तक दौड़ता है तो उसके अंदर पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुंचती। जब पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो वहां ऑक्सी शोषण होता है। जब ऑक्सी शोषण होता है तो उसकी मांसपेशियों में एक एसिड बनता है जिसका नाम है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड ही मांसपेशियों में दर्द और पैरों में ऐंठन उत्पन्न करता है। बस इतना सारा। और अब आगे डिस्कस करते हैं क्या, अब बात करते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र यानी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है। हमारा पूरा शरीर है, पूरे शरीरों में नसें ये वाली फैली हुई, यानी एक तरीके से कह सकते हो तार पाइप गई हुई, जिसकी वजह से सारी बॉडी में खून फैला हुआ है। ये देख सकते हो पूरी बॉडी है, इसमें सारी ये नसें इधर से इधर, यहां से यहां, इधर से इधर, यानी पूरे शरीर में फैली हुई। इसको बोलते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र। तंत्र का मतलब पूरा एक सिस्टम, जहां जहां रक्त जा सकता है वो वाला सिस्टम, उसी को बोलते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र। देखो, रक्त परिसंचरण तंत्र शरीर के सभी भागों तक ऑक्सीजन पहुंचाता है, यानी रक्त परिसंचरण तंत्र ही शरीर के सभी भागों तक ऑक्सीजन पहुंचाएगा। दूसरा, पोषक तत्व पहुंचाएगा। तीसरा, हार्मोन पहुंचाता है और जितने सारे अपशिष्ट पदार्थ होते हैं हमारे शरीर में उसको बाहर निकालता है, पसीने के थ्रू निकालता है, मल मूत्र के थ्रू निकालता है, अपशिष्ट पदार्थों को हटाने में सहायता करता है। अगर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ना हो तो ना तो पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचेगी, ना तो पोषक तत्व पहुंचेंगे, ना तो कोई हार्मोन्स हमारे, जैसे हमें खुशी मिली तो खुशी का हार्मोन डोपामाइन होता है, तो डोपामाइन हार्मोन वो तुम्हारे दिमाग तक नहीं पहुंचेगा। जब तुम्हारे दिमाग तक नहीं पहुंचेगा तो तुम्हें खुशी प्राप्त नहीं होगी, सिंपल सी बात। और अपशिष्ट पदार्थ भी नहीं हटेंगे। चलो, अब रक्त परिसंचरण तंत्र दो प्रकार का होता है, एक खुला परिसंचरण तंत्र, दूसरा बंद परिसंचरण तंत्र। खुला क्या होता है, देखो, खुला परिसंचरण तंत्र, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। इस प्रकार के परिसंचरण में रक्त जैसा द्रव, यानी इस प्रकार के परिसंचरण तंत्र में एक रक्त जैसा द्रव होता है, इसको नाम है हीमोलिम्फ। ये होता है ये वाला, शरीर की गुहा में बहता है तथा या सीधे सॉरी ये तो खुला वाली बात हो रही है यार, ये वाला नहीं, ये वाला है। तो इस प्रकार के परिसंचरण तंत्र में रक्त जैसा द्रव, जिसको हम बोलते हैं हीमोलिम्फ, शरीर की गुहा में बहता है तथा सीधे अंगों को स्नान कराता है। यानी जाहिर सी बात है, खुला परिसंचरण तंत्र क्या होता है, वो ब्लड को डायरेक्ट अंगों तक पहुंचाता है, कोई रोकथाम नहीं होती, डायरेक्ट शरीर के अंगों तक पहुंचेगा। इसको बोलते हैं खुला परिसंचरण तंत्र, ऐसा रुधिर जो डायरेक्ट सभी अंगों तक पहुंचता है। जैसे कि काकरोच में, टिड्डे में, झींगा, केकड़ा, मकड़ी, इन सब में खुला परिसंचरण तंत्र होता है, यानी कोई फिल्टर नहीं लगा होता है, डायरेक्ट जो है सभी अंगों तक इनका खून पहुंचता है। बस। दूसरा पॉइंट देखो, बंद परिसंचरण तंत्र क्या होता है, ये मनुष्य में होता है बंद परिसंचरण तंत्र, ये वाला है बंद, ये वाला। इसमें क्या होता है, देखो, इस प्रकार के परिसंचरण तंत्र में रक्त केवल वाहिनियों के भीतर ही प्रवाहित होता है, यानी जितने भी हमारी सारी ये नसें फैली हुई है, वाहिनियां फैली हुई हैं, इनके भीतर बहता है, तुरंत इनके भीतर बहता है। जैसे कि मनुष्य हो गया,
बच्ची हो गया, स्तनधारी जीव हो गए। ये वाला बंद परिसंचरण तंत्र, सॉरी ये तो खुला वाला है यार, ये वाला बंद परिसंचरण तंत्र, इसमें रक्त जो है वाहिनियों के अंदर ही बहेगा, और जो खुला परिसंचरण तंत्र होता है वो डायरेक्ट अंगों में ही जाता है। जैसे सिंपल सी बात, एक रुई है, रुई को पानी में डिबो तो डायरेक्ट पानी में चला गया। अब एक पाइप के थ्रू पानी में डिबो, थोड़ा अंतर होता है, बाकी यहां तक मोह की वजह से। हाँ, आज यहां तक होता है, फिर एक एक सिस्टम में डिस्कस करेंगे कि परिसंचरण तंत्र में कितने पार्ट होते हैं, किसमें कहाँ खून जाता है, कैसा क्या है। बाकी धन्यवाद दोस्तों।